बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है पीएच स्केल, जो कि आप लोगों का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। ये आप लोगों के लिए एक न्यू टर्म है जो आप फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपने बहुत अटेंटिवली और बहुत अच्छे तरीके से इसको सुनना है ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। बच्चों, पीएच स्केल को सबसे पहले एक डेनिश बायोकेमिस्ट था जिसका नाम सोरेनसन था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया एसिडिटी एंड बेसिसिटी को मेजर करने के लिए। अब से पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनमें हमने एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस की बात की। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की हैं जिसमें हमने कहा कि हम रिएक्शन को एसिडिक सब्सटेंसेस को जब ऐड करते हैं बेसिक में तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैरी होता है, प्रोडक्ट बनती है। मुख्तलिफ हमने रिएक्शंस देखे एसिड्स के भी, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हमने डिस्कस किए बेसिस के हवाले से। अगर हमने कहीं पे मेजर करना होता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, उसकी मेजरमेंट के लिए कोई भी स्पेसिफिक टर्म या कोई मखसूस जो है वो तरीक़ाकार अवेलेबल नहीं था। 1909 में डेनिश बायोकेमिस्ट जिसका नाम सोरेनसन था, उसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसको उसने नाम दिया पीएच स्केल का। इस कॉन्सेप्ट को बेस जिसकी बुनियाद पे बनाया गया दैट वाज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इसमें बताया गया कि वाटर जो है वो अपने आप को आयनाइज कितना कर सकते हैं। बच्चों, एक चीज़ आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लीटली अगर आयनाइज हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो कोई स्पेसिफिक एक स्मॉल एक्सटेंट तक आयनाइज होते हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉडरेट लेवल डिस्कस करते हैं। और बहुत कम अगर आयनाइजेशन होती है तो हम उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे देते हैं। वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर प्योर स्टेट में जब भी होगा इसकी ऑटो आयनाइजेशन बहुत कम होती है, मिनिमम एक्सटेंट जो है अपने आप को ऑटो आयनाइज कर सकते हैं। इसमें हम कहते हैं कि अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को मेजर करना होता है प्योर वाटर के अंदर, यानी प्योर वाटर हमारे पास मौजूद है, वो जब आयनाइज होगा तो उसमें कितनी कंसंट्रेशन कितनी मिकदार में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और कितनी मिकदार में उसमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे। जब हम इस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं दैट इज़ पीएच स्केल। हम ये कहते हैं कि हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया, हमारे पास 1 मॉलिक्यूल पानी है जो कि प्योर स्टेट में मौजूद है। मैं अगेन मेंशन कर रही हूँ, वाटर कोई अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है प्योर स्टेट में। अगर हमने इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन करवानी होती है तो हम इसमें कोई एसिड ऐड कर देते हैं। तो वाटर अगर प्योर स्टेट में होता है इसकी आयनाइजेशन बहुत कम एक्सटेंट तक हो सकती है, बहुत ही कम। इसकी हम फर्दर जब डिटेल में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस हद तक जो है वो आयनाइज हो सकते हैं। तो बच्चों देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 मॉलिक्यूल वाटर का मौजूद है। ये जब आयनाइज होता है तो इसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्कस किया। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मौजूद है। पानी का 1 मॉलिक्यूल जब अपने आप को आयनाइज करता है, प्रोसेस इज नोन एज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है और एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसी इक्वेशन को इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कहते हैं Kc जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसको हम इक्वल किसके लेते हैं, हम इक्वल टू ले लेते हैं इसको H पॉजिटिव इंटू हाइड्रोक्सिल। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है Kc होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी इक्वेशन का अगर हम लेना चाहते हैं तो हम हमेशा उसमें प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करते हैं। रिएक्टेंट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, उनसे बनने वाले सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट कहा जाता है। इस एक्सप्रेशन में हम हमेशा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लेते हैं। तो Kc हमारे पास होगा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव जो हमारी प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। हमने इन्हें ब्रैकेट में क्यों लिखा है? जब आप किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को जाहिर करना चाहते हैं तो आप उस सब्सटेंस को हमेशा इनसाइड द ब्रैकेट शो करते हैं। हमने अगर आयनाइजेशन शो करनी है हाइड्रोजन आयन की, अगर हमने आयनाइजेशन शो करनी है हाइड्रोक्सिल आयन की, या हमने वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बताना है जहाँ पे बात कंसंट्रेशन की होने लगती है, तो आपने इनको इनसाइड दी ब्रैकेट लिखना है। इनसाइड दी ब्रैकेट जो भी वैल्यू लिखी गई होगी वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यहाँ पे हम मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोक्सिल आयन की एंड वाटर की बात करें। Kc हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन विच इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन डिवाइडेड बाय, जब हम रिएक्टेंट करते हैं तो रिएक्टेंट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। याद रखिएगा कि क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है,
कांस्टेंट हमारे पास वो फिगर होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं हो रही होती ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो वाटर की कंसंट्रेशन इसलिए चेंज नहीं होती क्योंकि आप देखें कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं एक तो सम स्मॉल एक्सटेंट जो है वो अपने आप को आयनाइज करते हैं, दूसरा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी पहले वाटर आयनाइज होगा देन रिकम्बाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो वाटर की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन ऑलमोस्ट हमारे पास सेम रहती है। तो हम कहते हैं कि वाटर हमारे पास एज अ कांस्टेंट लिया जाएगा। तो आप इस इक्वेशन में देखें कि वाटर यहाँ पे मौजूद है जो कि कांस्टेंट शो करेगा अपने आप को, यानी इसकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी। अगर हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे शो करते हैं तो हम कहते हैं Kc इंटू वाटर इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू हाइड्रोक्सिल आयन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है वो किसको शो कर रहा है, दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। हमने Kc इंटू वाटर ले लिया, ये किस चीज को जाहिर कर रहा है कि हम अगर इसी मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं तो आयनाइजेशन के नतीजे में हमारे पास इसकी ये प्रोडक्ट्स बनती हैं, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो आपने जब रिप्रेजेंटेशन करनी होती है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट की वाटर के हवाले से तो आपने लेना है Kc इंटू वाटर। वाटर किसको शो करेगा यहाँ पे, अगर आप Kc के सामने जो है वो वाटर लिख रहे हैं इसका मतलब ये कांस्टेंट फिगर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। आयनाइजेशन होती जाएगी, देन रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बनाती है। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वाटर के मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे किसी हद तक, दोबारा कंबाइन होंगे, अगेन वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन में हम इसको एज अ कांस्टेंट फिगर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू है Kc इंटू एक्वा, वाटर हम ले लेते हैं, इक्वल टू आता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, जिसको हम नाम दे देते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसके लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं Kw, इसका नेम आप क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। जबकि ये जो आपको ऑटो आयनाइजेशन शो करवाई जा रही है दैट इज एट रूम टेम्परेचर 25 सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, उस पे वाटर अपनी इतनी आयनाइजेशन शो करते हैं। हम ये कहते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जब आयनाइज हो रहा है तो वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है। हमने देखना ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल किस हद तक आयनाइज हो सकते हैं। Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव हमारे पास आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस 14। यहाँ पे बच्चों 10 रेज टू पावर माइनस 14 का क्या मतलब है कि अगर आपने 10 रेज टू पावर 14 मॉलिक्यूल पानी के लिए हुए हैं, 10 रेज टू पावर 14 मॉलिक्यूल अगर आपने वाटर के लिए हुए हैं तो उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयनाइज होगा। मैंने आपको पहले बताया कि आयनाइजेशन बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पे हो रही है, बहुत ही कम मिकदार में वाटर के मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे हैं। तो आप देखिए कि अगर आपने 10 रेज टू पावर 14 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिए हुए, इनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का ऐसा होगा जो कि ये आयनाइजेशन शो करेगा, जिसको अगर हम 10 रेज टू पावर 14 को अगर हम अबव लेके जाते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये जो पॉजिटिव फिगर है 14 यहाँ पे है, ये जब अबव जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस 14 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे शो करते हैं। तो आपने इसको याद रखना है कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर को ये शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि टोटल अगर आपने 10 रेज टू पावर 14 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिए हुए हैं, उनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो आयनाइजेशन शो करेगा, बाकी अनआयनाइज्ड फॉर्म में अपने आप को रखेंगे, उनमें किसी किस्म की आयनाइजेशन शो नहीं होगी। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए डिसोसिएशन जब हम कर रहे हैं बच्चों तो उसमें ये होता है कि हमारे पास अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहा है, यानी हम ये कह रहे हैं कि H2O को हमने आयनाइज किया, तो H2O को आयनाइज करने के नतीजे में ये होगा कि 1 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा एंड 1 हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस होगा। यानी टोटल हमारे पास एक मॉलिक्यूल के आयनाइजेशन के नतीजे में एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है और एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हमारे पास आयनाइजेशन हुई है, हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास 10 रेज टू पावर 14 मॉलिक्यूल होंगे और उनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयनाइजेशन शो करेगा इस तरह की, तो वो एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन बनाएगा और एक हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के आयनाइजेशन के नतीजे में 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन जब हम चेक करना चाहेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की, तो ऑब्वियसली अगर एक मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहा है तो उसमें जितने एक हाइड्रोजन बन रहे एक हाइड्रोक्सिल, अगर 2 मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे होंगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन बनेंगे 2 हाइड्रोक्सिल, अगर 3 मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे हैं 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोक्सिल। इससे हमें ये पता चला कि आयनाइजेशन के नतीजे में जितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे उतने हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे।
मीन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन आफ्टर आयनाइजेशन सेम रहेगी। अगर हम इस इक्वेशन को ये कह रहे हैं कि H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि H पॉजिटिव इज इक्वल टू H पॉजिटिव है। अगर हम H पॉजिटिव इक्वल टू H पॉजिटिव ले लें तो हमारे पास ये भी हो सकता है कि H पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव का स्क्वायर। इसी तरह से दैट इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -14, यानी अगर एक मॉलिक्यूल आपने आयनाइज करवाया था, आपने स्टार्ट में ये कहा था कि हमने 1 मॉलिक्यूल आयनाइज करवाया, उसके नतीजे में 1 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, 1 हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस हुआ, जबकि हमारे पास कंसंट्रेशन क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की सेम होती है, जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोक्सिल, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल एक दूसरे की कंसंट्रेशन के इक्वल आ रही हैं। अगर हम बोथ साइड पे हाइड्रोजन आयन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा H पॉजिटिव का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -14। अगर हम दोनों साइड पे इनका स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट लेने के नतीजे में क्या होगा कि ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट जब खत्म होगा तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -7 एट 25 सेल्सियस, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर आप लेंगे तो आप ये कहेंगे दैट इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -7 एट 25 सेल्सियस। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बहुत ही, एक तो ये नेगेटिव वैल्यू आप देख रहे हैं 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -7, हमें पता है कि आयनाइजेशन बहुत कम एक्सटेंट पे हो रही है, इसलिए वैल्यू हमारे पास बहुत नेगेटिव फिगर को शो कर रहा है और बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है। लेकिन देखें कि अगर हमारे पास नेगेटिव फिगर में कोई भी जनरलाइज्ड इक्वेशंस होती हैं तो उसको मेजर करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इस फिगर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कन्वेंशन रूल इस पर अप्लाई किया जाता है, किसके लिए, ताकि हम ये जो हमारे पास नेगेटिव फिगर है इसको हम कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव फिगर कर सकें। उसके लिए हम ये करते हैं कि हम कॉमन लॉग ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू को -1 के साथ। बच्चों इसके लिए हम यहाँ पे P का वर्ड यूज़ करते हैं। P जो स्टार्ट ऑफ दी H लिखा गया है, कि मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देती हूँ कि H से क्या मुराद है। P जो होता है दैट इज़ फॉर पोटेंस, पावर या फिर कंसंट्रेशन। अगर आपने कहीं पे किसी चीज़ की पावर को रिप्रेजेंट करना है, किसी चीज़ की जो है वो कंसंट्रेशन या पोटेंस की रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो वहाँ पे आप P की टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। बेसिकली हम बाकी कॉन्सेप्ट्स में तो नहीं यूज़ करते, मैंने आपको पहले बताया सोरेनसन ने, क्योंकि इस P को जहाँ पे इस्तेमाल किया था तो उसने रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया कि ये जो है ये पोटेंस के लिए या पावर के लिए या कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, दैट्स वाई हम यहाँ पे P से मुराद जो है वो कंसंट्रेशन यूनिट कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि P इंटू H, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। H जो है वो हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा, H फॉर हाइड्रोजन है, दैट इज इक्वल टू, ये pH किसके इक्वल है, दैट इज द माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मैंने आपको पहले बताया कि हमने इसी नेगेटिविटी को खत्म करना है, ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है हमने इसको खत्म करना है, तो नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसकी जगह P लगा दिया गया और यहाँ पे पॉजिटिविटी को शो कर दिया गया, जबकि हमें अंडरस्टूड है कि ये जो P होता है दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग। मैंने आपको बताया कॉमन लॉगरिथम आपने लेना है बेस के तौर पे। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो हमारे पास थी, हमने उससे मल्टीप्लाई कर देना है लॉग के साथ, जबकि लॉग को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। तो अगर हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए यहाँ पे 1 साथ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ उसका साइन साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग कन्वर्ट इनटू माइनस लॉग, नेगेटिव लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, यानी pH रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो pH है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और अगर हम यहाँ पे माइनस लॉग में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पुट करें तो वो हमारे पास है 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -7, जबकि जब हम इस वैल्यू का लॉग लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 7 के, -7 इक्वल हो जाएगा 7 के। अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन के लिए, आपको मालूम है जितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने हाइड्रोक्सिल प्रोड्यूस हो रहे हैं रिएक्शन में आफ्टर आयनाइजेशन, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम यही कंसंट्रेशन लेना चाहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन के लिए तो हम कहते हैं POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। pH इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, POH इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के। यहाँ पे हम POH लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल हो गया माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, जबकि आपको मालूम है कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की, तो हमने कहा दैट इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 7। बच्चों आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना,
मैंने जिस तरह से पहले यहाँ पे H पॉजिटिव का स्केयर लिया है, अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन को सेम ले रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल है, और अगर हम बोथ साइड्स पे हाइड्रोजन ले लेते हैं तो वो हमारे पास H पॉजिटिव का स्केयर हो जाता है। इसी तरह अगर आप बोथ साइड पे हाइड्रोक्सिल ले लें तो यहाँ पे H पॉजिटिव की स्केयर की बजाय हाइड्रोक्सिल का स्केयर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय हाइड्रोक्सिल पुट करें, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास यहाँ पे H पॉजिटिव की बजाय OH नेगेटिव का आएगा, लेकिन आंसर यही सेम होगा 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁷। तो आपने बोथ केसेस में वैल्यू सेम लेनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने हाइड्रोक्सिल, एंड बोथ आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। इसीलिए हम जब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन लेते हैं तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁷ विच इज इक्वल टू 7। अगर आप एक सोल्यूशन में देखना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल जो है वो आयनाइजेशन कितनी हुई है, तो पीएच प्लस पीओएच अगर हम वाटर के हवाले से देखना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू 7 + 7 इज इक्वल टू 14। पीएच रेंज जो है ये हमारे पास स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है 14 पे। यहाँ पे जैसा कि पीएच जो है वो 7 शो की गई है फॉर वाटर, तो आपने याद रखना है जहाँ पे जिस भी सॉल्यूशन की या किसी भी कंपोनेंट जिसकी पीएच हमें 7 शो हो रही होती है वो हमेशा न्यूट्रल शो करता है खुद को, ना तो वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इससे हमें ये पता चला कि वाटर की अगर पीएच यहाँ पे हमारे पास 7 आ रही थी तो वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हमारे पास पीएच की रेंज कहाँ तक होती है, आपने याद रखना है पीएच 0 से स्टार्ट होती है एंड 14 तक जाती है। यहाँ पे मिड पॉइंट हमारे पास जो है वो 7 होता है, 7 न्यूट्रल होने को शो करता है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो पीएच 7 शो करेगा वो न्यूट्रल होगा। अगर हम बात करते हैं 7 से हम 0 की तरफ जाते हैं तो 7 से 0 की तरफ जाते हुए एसिडिटी इंक्रीज होती है, यानी जितने 0 के करीब जाते चले जाएंगे एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच 5 है वो बहुत कम एसिडिक होगा, ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच 2 है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। 7 से आप जितना अवे जाएंगे 14 की तरफ तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसकी पीएच 9 है तो वो लेस बेसिक होगा एज कम्पेयर टू दैट जिसकी पीएच 13 या 12 आ रही है। तो याद रखना है कि हमारे पास जो पीएच होती है ये हमेशा जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक वैल्यू बढ़ेगी, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। 0 के जितना करीब होंगे एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, 14 के जितना करीब होंगे बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और सेंटर में हमारे पास जो 7 है ये न्यूट्रल को शो करता है। ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक ना बेसिक, जैसे वाटर है। इनके कुछ यूजेस भी यहाँ पे बताए हुए हैं कि अगर आप यूजेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास पीएच का सबसे अहम इस्तेमाल ये है कि ये डिटरमाइन करता है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन को। कहीं पे अगर हमें नहीं पता होता कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है तो हमारे पास मुख्तलिफ मेजरमेंट के मेथड हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हम उसमें एसिडिक और बेसिक नेचर को मेजर करने के लिए पीएच वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली इसमें मेंशन किया गया कि हम पीएच स्केल को इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन में। बच्चों जो भी मेडिसिन हम तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें भी पीएच को मद्देनज़र रखा जाता है कि उसमें ना तो बहुत ज़्यादा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने कहा कि जहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे बेसिक मेडिसिन दी जाती हैं। बेसिकली ये सारा कुछ पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है कि पीएच इतनी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए बेसिक मेडिसिन देते हैं ताकि पीएच नॉर्मल हो जाए। तो मेडिसिन जो बनाई जाती है उनमें भी पीएच को मेंटेन रखा जाता है। जो बेसिक मेडिसिन होती हैं उनकी पीएच बेस वाली होती है, जो एसिडिक होती है उनमें भी एक मेंटेनेंस रखी जाती है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए, यानी नॉर्मल पीएच को मेंटेन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल जो पर्टिकुलर जो है कल्चर ग्रो किया जाता है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जा रहा होता है, जिसमें यह होता है कि कोई भी हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उसे ग्रो करवाना है तो उसे स्पेसिफिक कल्चर प्रोवाइड किया जाता है या जिसे मीडियम कहा जाता है। उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स रखे जाते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मुख्तलिफ बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जैसा कि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके मेडिसिन बनाते हैं तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक कल्चर होता है जिसको माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर का नाम दिया जाता है। वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करवाए जाते हैं, फिर उन ऑर्गेनिज्म को दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे भी पीएच को मेंटेन किया जाता है कि अगर वो ऑर्गेनिज्म बेसिक पीएच उसको फेवर करती है तो जो मीडियम होगा उसकी पीएच को बेसिक रखा जाएगा, अगर उसे एसिडिक पीएच फेवर करती है तो जो मीडियम होगा उसकी पीएच को एसिडिक रखा जाएगा। इसी तरह से लास्ट इसके यूज़ में आपने याद रखना है कि इसको सॉल्यूशंस के प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस, अगर हमने देखना है कोई ऐसा सॉल्यूशन हमने बनाना है
जो कि मुख्तलिफ जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें नेसेसरी कंडीशंस उनके चाहिए होती हैं। यानी अगर हमारे सॉल्यूशंस में आपने सिरप वगैरह के लिहाज से याद रखना है कि मुख्तलिफ जो सिरप वगैरह मेडिसिन के तौर पे दिए जाते हैं वो भी बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं मुख्तलिफ एसिड्स और बेसिस का। उनमें पीएच को मेंटेन किया जाता है कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस को नॉर्मलाइज करने के लिए, उनको बेहतर तरीके से, जैसा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ सिरप दिए जाते हैं, स्टमक की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ सिरप। तो उसमें वो बेसिकली एक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे भी ऐसी कंसनट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं जिनमें स्पेसिफिक पीएच को मेंटेन रखा जाए ताकि वो बॉडी को जाके किसी किस्म का डेंजरस इफेक्ट शो ना करे। तो यहाँ तक आपने प्रिपेयर करना है। पीएच स्केल भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें रिलेटेड कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें कोई पॉइंट अगर आपको कंफ्यूज करे, कोई बात ना आए समझ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।